हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी AIB कैंडिडेट हैं और AIB की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। सैटरडे और संडे की क्लास आपकी होने वाली है, जिसमें हम आपके 19 सब्जेक्ट को कवर करवाएंगे। 19 सब्जेक्ट के MCQ सैटरडे संडे की क्लास में होने वाले हैं। यानी कि जो आपका AIB 18 का सिलेबस है, उन सभी टॉपिक पर हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। मंडे टू फ्राइडे जो है वहां पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर से ज्यादा आ रहा है, जिस सब्जेक्ट में से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। तो सैटरडे और संडे की क्लास मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे की क्लास मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम वहां पर मैक्सिमम मार्क्स जिसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं उनको कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन काफी ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन ना केवल AIB तक सीमित है, आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JLO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। लो एंट्रेंस, JLO, APO इन सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइन। इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। पहला ऑप्शन है सेक्शन 2 सब क्लोज ए। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेक्शन 2 सब क्लोज बी। थर्ड ऑप्शन क्या है, सेक्शन 2 सब क्लोज सी। और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 2 सब क्लोज डी। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। कहां पर परिभाषित किया गया है, तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। तो यानी कि सेक्शन 2 सब क्लोज सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में डिफाइन किया गया है। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें हिंदी में समझ आते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें इंग्लिश में समझ में आते हैं। इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं और दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़कर सुनाते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल फ्लैग। कब अडॉप्ट किया गया था, कब अपनाया गया था, तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है। पहला ऑप्शन क्या है, 22 जुलाई 1947। सेकेंड ऑप्शन है 23 जुलाई 1947। थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। फोर्थ ऑप्शन है 25 जुलाई 1947। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो ये डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जो है इस डेट को याद रखना है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 22 जुलाई 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग को। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम। ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 1950। सेकंड ऑप्शन है 23 जनवरी 1950। थर्ड ऑप्शन है 15 जनवरी 1950 और फोर्थ ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था। तो डेट काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ताकि अब आपकी मेमोरी को यहाँ पर चेक किया जा सके कि कौन कौन सी डेट आप याद रख सकते हो, किस किस तरीके की सेक्शन आप याद रख सकते हो। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात करें इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम को। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 हैज एडेड ए न्यू सेक्शन 376 कैपिटल डी विच डज रिलेट टू द। फर्स्ट ऑप्शन है गैंग रेप, दूसरा है कस्टोडियल रेप,
थर्ड है रेप बाय द पब्लिक सर्वेंट एंड फोर्थ है स्पीडी ट्रायल ऑफ ए रेप ऑफेंडर। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। आपराधिक कानून अधिनियम 2013 में एक नई धारा 376 डी जोड़ी गई थी और यह किससे संबंधित थी। पहला है सामूहिक बलात्कार, दूसरा है हिरासत में बलात्कार यानी कि कस्टडियल रेप, और थर्ड ऑप्शन है लोक सेवक के द्वारा किया गया ऐसा अपहति, और फोर्थ है बलात्कार के अपराधियों का शीघ्र पता लगाना यानी कि स्पीडी ट्रायल करना, ताकि ऑफेंडर के बारे में जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके। तो ये सेक्शन जो इंसर्ट की गई थी ये कब इंसर्ट की गई थी, कब ऐड की गई थी, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ये रिलेट करता है किससे, ये रिलेट करता है गैंग रेप से। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी ऑफ ए सेक्शन 377 377 जो अननेचुरल लस्ट वो अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता है, हैज बीन अपहेल्ड बाय द विच केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से केस से ये संबंधित है ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस चीज को यहाँ पर मिसमैच कर दिया गया है, ये यहाँ पर जो है गलत ट्रांसलेशन हो गया है, तो इसको आप ध्यान में मत रखिएगा। इसी से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा केस रिलेटेड है। तो सबसे पहला केस है सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन का, सेकंड केस है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का, और तीसरा है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और फोर्थ केस है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो कौन सा केस रिलेटेड है हमारा सेक्शन 377 आईपीसी से, तो ये है हमारा सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन का केस जो है रिलेटेड है, जो बात करता है 377 आईपीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। फ्रॉम विच डेट सीपीसी कम इनटू फोर्स, आप सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 1 जुलाई 1908, सेकंड ऑप्शन है 1 जुलाई 1909, थर्ड ऑप्शन है 1 अप्रैल 1908 और फोर्थ ऑप्शन है 31 अगस्त 1908। सीपीसी किस तिथि में लागू हुआ था, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है हमारा 1 जनवरी 1909 में जो है ये लागू हो गया था। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है सीपीसी 1908 एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट, यानी कि हमारा सीपीसी हर जगह लागू होता है लेकिन कहां पर लागू नहीं होता, इन ऑप्शंस को देखते हुए आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, सेकंड ऑप्शन है द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड टेरिटोरियल एरियाज, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन है नेदर 1 and नेदर 2। हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा, सीपीसी जो है लागू होता है पूरे भारत पर, किस इन सभी में से किस ऑप्शंस को छोड़कर, यानी कि कहां पर लागू नहीं होता है, ये हमारा जो है यहाँ पर प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि स्टेट ऑफ नागालैंड एंड टेरिटोरियल एरियाज पर लागू नहीं होता, जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट deal with the court direct any person to write any word or figure for the comparing of the handwriting, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बोला जा सकता है कि आपकी लिखाई को मैच किया जाएगा, और ये प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर किस सेक्शन से रिलेट करता है। पहला ऑप्शन है सेक्शन नंबर 91, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 311 311, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 73, फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 54 कैपिटल ए। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अदालत किसी भी व्यक्ति को लिखावट की तुलना के लिए कोई भी शब्द या फिर अंक लिखने का निर्देश दे सकता है, यानी कि उसे लिखने के बारे में
कहा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 73 रिलेट करता है इस क्वेश्चन से। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द ल्यूनेटिक कैन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस, यानी कि कोई अगर ल्यूनेटिक पर्सन है, कोई पागल है और वो गवाही दे रहा है तो क्या वो सक्षम गवाही मानी जाएगी, क्या उसे सक्षम विटनेस माना जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस है? अगर है तो हाँ माना जाता है, लेकिन किस सेक्शन में माना जाता है ये हमारा यहाँ पर प्रश्न है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 84। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 118 यानी कि 118। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 119। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सेक्शन नंबर 85। इस कॉम्पिटेंट विटनेस की बात करता है कि अगर कोई ये ल्यूनेटिक पर्सन है और वो गवाही देता है तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा या नहीं होगा। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा इस बात से संबंधित है कि पागल एक सक्षम गवाह हो सकता है, और हो सकता है तो वो किस सेक्शन में हो सकता है? तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 10118 यानी कि 118 इस बारे में बात करता है। ल्यूनेटिक पर्सन के द्वारा अगर गवाही दी गई है तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस, फर्स्ट ऑप्शन है एन एग्रीमेंट बाय द पार्टी टू सबमिट टू द आर्बिट्रेशन ऑल डिस्प्यूट। सेकंड ऑप्शन है सर्टेन डिस्प्यूट विच हैव अराइज और विच मे अराइज बिटवीन द पार्टी। एंड थर्ड ऑप्शन है दे कैन बी कॉन्ट्रेक्चुअली और नॉट। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ है, तो मध्यस्थता समझौते का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए पार्टियों के द्वारा एक समझौता। सेकंड ऑप्शन है कुछ विवाद जो पार्टियों के बीच में उत्पन्न हो गए हैं या उत्पन्न हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है वह संविधात्मक हो सकता है या नहीं, यानी कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है या नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। इन सभी चीजों को ही हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर शामिल करते हैं उसकी डेफिनेशन में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि कौन सी सेक्शन है जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बात करती है। पहला ऑप्शन है सेक्शन नंबर 5, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 6, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 7 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 8। बात करें इसका हिंदी में क्या मतलब है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग मध्यस्थता समझौते से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 7, यानी कि थर्ड पॉइंट जो है इस बारे में बात करता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हैज बीन मेड कंपल्सरी बाय द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर विच सेक्शन ऑफ द HMA। हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन से संबंधित है, ये हमारा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सेक्शन नंबर 9, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 8, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 11, फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 8। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और किस सेक्शन में किया गया है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, सेक्शन नंबर 8 जो है वो इस बारे में बात करती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो वीडियो में आपको काफी मजा आ रहा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट से, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। सैटरडे और संडे की क्लास बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें हम टोटल सब्जेक्ट जो हमारा सिलेबस है AIB का उसके अनुसार हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मंडे टू फ्राइडे आप सभी को मैं बता चुका हूं, जिस सब्जेक्ट
से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ सर बिल्कुल अच्छी है और बहुत ही इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो से ले पा रहे हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेटेड दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज कंपल्सरी। पहला ऑप्शन है मोरी जैन केस, दूसरा है डैनियल लतीफ केस और थर्ड है सरला मुदगल केस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का केस। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से किस मामले में यह कहा गया है कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का जो केस है उसके अंदर यह कहा गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज इज एन कंपल्सरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको समझते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव ए डायरेक्शन टू द एंड ऑफ ए चाइल्ड लेबर, यानी कि जो चाइल्ड लेबर है उसको खत्म किया जाना चाहिए, यह बात किस केस के अंदर कही गई थी? हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम को समाप्त करने का निर्देश दिया था? तो इसका केस जो है इसका सही ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन, जो कह रहा है कि बंधवा मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो रिलेटेड था कि चाइल्ड लेबर है उसको खत्म करना चाहिए। कोई भी जो चाइल्ड है वो किसी भी फैक्ट्री में काम ना करे, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में काम ना करे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट वी कैन फाइल द PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम कहां पर फाइल कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, सेकंड ऑप्शन है हाई कोर्ट के समक्ष, थर्ड ऑप्शन है इन दोनों के समक्ष, फोर्थ ऑप्शन है इस सभी में से कोई भी नहीं है। बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ है, तो निम्नलिखित में से किस न्यायालय में हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, दोनों में या दोनों में से किसी में भी नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है दोनों में हम जो है PIL फाइल कर सकते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ concerning the power and the procedure of administrative agencies, included especially the law govern judicial review of the administrative action. This definition is given by which of the following jurists, यानी कि किस jurist के द्वारा यह definition दी गई है, ये सभी बातें कही गई है। तो हिंदी में इसका क्या अर्थ है उसको समझ लेते हैं। प्रशासनिक कानून प्रशासनिक एजेंसी की शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित कानून है, जिसमें विशेष रूप से प्रशासनिक कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रित करने वाला कानून भी शामिल है। यह परिभाषा किस ज्यूरिस्ट के द्वारा दी गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन केसी डेविस के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस चीज का पार्ट है? क्या वो स्टैट्यूटरी लॉ का पार्ट है, क्या वो पब्लिक लॉ का पार्ट है, या हिस्टोरिकल लॉ का पार्ट है, या फिर नेचुरल लॉ का पार्ट है? हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किस विकल्प का हिस्सा है? वैधानिक कानून, सार्वजनिक कानून, ऐतिहासिक कानून या फिर प्राकृतिक कानून? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो जो है पब्लिक लॉ के पब्लिक लॉ का पार्ट है। तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन यानी कि सार्वजनिक कानून से संबंधित है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। व्हेन एडवोकेट एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स, आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर ही आना चाहिए। जिसे नहीं आता है वो इस वीडियो से इसको प्रॉपरली याद कर लीजिएगा। सैटरडे और संडे की क्लास में हम बहुत से
सब्जेक्ट को कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट इजी है लेकिन हमें नहीं आते हैं, तो इसलिए वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट जरूर कीजिएगा ताकि आपको चीजें जो है याद हो सके। ये केवल एआईबी तक सीमित नहीं है, ये क्वेश्चन आपको जुडिशरी, एपीओ, आरजीओ, वो जेएलओ या फिर लॉ एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं। तो बात करें एडवोकेट एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स, फर्स्ट ऑप्शन है 26 नवंबर 1961, सेकंड ऑप्शन है 26 नवंबर 1971, थर्ड ऑप्शन है 19 मई 1961 और फोर्थ ऑप्शन है 20 मई 1961। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब अस्तित्व में आया था? तो पहला है 26 नवंबर 1961, दूसरा है 26 नवंबर 1971, थर्ड है 19 मई 1961, चौथा है फोर्थ ऑप्शन है यानी कि 20 मई 1961। तो ये फोर्स में आया था हमारा 19 मई 1961 1961 में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट टर्म अंडर द एडवोकेट एक्ट इन सभी में से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है एन एडवोकेट इंटर इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? एन एडवोकेट इंटर एनी रोल प्रिपेयर्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? एन एडवोकेट इंटर बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और फोर्थ ऑप्शन है एनी पर्सन हु ऑब्टेन एलएलबी डिग्री इज कॉल्ड द एडवोकेट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता पद को परिभाषित किया गया है और इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है जो बात करता है अधिवक्ता के बारे में? पहला ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत किसी भी रोल में शामिल एक अधिवक्ता को हम अधिवक्ता कहेंगे। सेकंड ऑप्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किसी भी रोल में शामिल एक वकील को अधिवक्ता कहेंगे, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बार काउंसिल के द्वारा प्रवेशित एक वकील को अधिवक्ता कहेंगे, या कोई भी व्यक्ति जो एलएलबी की डिग्री प्राप्त करता है उसे हम अधिवक्ता कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय और अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ए कंपनी को किन सभी में से किस ऑप्शन में क्रिएट किया गया है, बनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी डीड, सेकंड ऑप्शन है एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन है एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, फोर्थ ऑप्शन है द कंपनी एक्ट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। एक कंपनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा और किसके तहत बनाई जा सकती है? पहला ऑप्शन है एक अदालती विलेख के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है संसद का एक अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम और फोर्थ ऑप्शन है कंपनी अधिनियम। यानी कि कंपनी एक्ट के द्वारा ही कंपनी को क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो वीडियो में बने रहिए, काफी इंफॉर्मेशन आप यहां से ले पा रहे हैं, आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है जो लॉ से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हमें पता है कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लेकिन इन सभी ऑप्शंस में से वो किस चीज से रिलेटेड है ये भी हमें पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड ऑप्शन है परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड ऑप्शन है कॉमन सील एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ है। कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है और इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि इन सभी पॉइंट्स को वो शामिल करती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि इन्वायरमेंटल लॉ से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डील विद द फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल से इन सभी में से कौन सा ऑप्शन डील करता है? पहला है ऑयल, दूसरा है कोयल, थर्ड ऑप्शन है नेचुरल गैस और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्य
ईंधन से संबंधित है। तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी ही ऐसे हैं जिन्हें जलाने के बाद जिसका यूज करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम। इज इसका इकोसिस्टम है, किस तरीके का इकोसिस्टम है? डायरेक्शनल, या फिर सेकंड ऑप्शन है मल्टी डायरेक्शनल, थर्ड ऑप्शन है यूनि डायरेक्शनल, फोर्थ ऑप्शन है ऑल अराउंड। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? ऊर्जा प्रवाह का एक इको फ्लो है या सिस्टम है, इको सिस्टम है या फिर फ्लो है। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि द्विदिशात्मक है। जो जब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, तो वो एक इकोसिस्टम है और अनडायरेक्शनली वो होता है। ज्यादातर स्टूडेंट जो है इस पर फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन लगाकर आ जाते हैं, जो कि गलत है। ऑल अराउंड सही नहीं है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच ईयर डिड द इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट, जिसे हम हमेशा आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास इन इंडिया, इन विच ईयर? 2000, 2001, 2005, 2006। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, 2000 का हमारा आईटी एक्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कम इनटू फोर्स। हमें पता चल गया 2000 का एक्ट है, कब लागू हुआ था इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 17 अक्टूबर 2000 और सेकंड ऑप्शन है 17 अक्टूबर 2001। थर्ड ऑप्शन है 10 नवंबर 2000 और फोर्थ ऑप्शन है 10 नवंबर 2001। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, इसको समझ लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था और कब इफेक्ट में आया था, ये हमारा यहाँ पर प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये 17 अक्टूबर 2000 यानी कि 2000 सन के अंदर ये जो था लागू हो गया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आई होप आप काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले पा रहे हैं, एआईबी की अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहे हैं, इसलिए आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे। When was the Child Labor Act enacted? चाइल्ड लेबर एक्ट आपका कब अनेक्ट किया गया था, ये क्वेश्चन है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि बाल श्रम अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? पहला ऑप्शन है सेक्शन, वो ईयर की हम बात कर रहे हैं, कौन से ईयर में ये लागू इनेक्ट हुआ था? तो 1986। सेकंड ऑप्शन है 1987। थर्ड ऑप्शन है 1991। फोर्थ ऑप्शन है 1993। तो कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, 1996 में हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट जो है इनेक्ट हुआ था, लागू हुआ था। बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द एक्ट नंबर, कौन सा एक्ट नंबर है चाइल्ड लेबर एक्ट का? और इसी क्वेश्चन से आपको ये भी पता चल गया होगा, हर एक बेयर एक्ट के एक्ट नंबर को भी आपको याद करना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है एक्ट नंबर 16, सेकंड ऑप्शन है एक्ट नंबर 61, थर्ड ऑप्शन है एक्ट नंबर 59, फोर्थ ऑप्शन है एक्ट नंबर 58। ये आपको ध्यान रखना है, सन इसी के हिसाब से आपको एक्ट नंबर लिखना है, क्योंकि सन के हिसाब से ही एक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? अधिनियम संख्या क्या होगी? बाल श्रम अधिनियम 1986 की। तो क्या होगी? इसका जो है हमारा एक्ट नंबर है 61, जब हम बात करते हैं 1986 के एक्ट के बारे में, चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। टोर्ट इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ विच ओरिजिनेटेड इन, जो कि ओरिजिनेट किया गया था कहाँ से? अमेरिका, फ्रांस, इंडिया या फिर इंग्लैंड में, कहाँ पर इसे ओरिजिनेट किया गया था? तो इसका हिंदी में क्या अनुवाद है, इसको समझ लेते हैं। टोर्ट कानून एक विशेष शाखा है जिसकी उत्पत्ति
हुई है। कहाँ पर हुई है? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर इंडिया के अंदर। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, इंग्लैंड के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। बेसिकली टोर्ट इज ए स्पीशीज ऑफ, यानी कि किसकी प्रजाति है? पहला ऑप्शन है क्रिमिनल इंजरी और रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग है नहीं। सब्सटेंशियल इंजरी और रॉन्ग, सब्सटेंशियल रॉन्ग भी नहीं है। टोर्ट को हम सिविल रॉन्ग कहते हैं, इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में क्या अर्थ है कि बेसिकली यानी कि मूल्यतः टोर्ट किसकी प्रजाति है? तो वो नागरिक यहाँ पर लिखा आ रहा है हिंदी की ट्रांसलेशन में। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, जो वर्ड आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा उसे आप इंग्लिश में समझिए, जो आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा उसे हिंदी से समझिए। बेसिकली हमें समझना है कि टोर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। कि टोर्ट को डिफाइन किया गया है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, टोर्ट को लिमिटेशन एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। कहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द डेफिनेशन ऑफ टोर्ट इज डिफाइन, सेक्शन 2 सब क्लोज ए। सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 2 क्लोज एच, सेक्शन 2 क्लोज एम, सेक्शन 2 क्लोज एल के अंदर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत अपकृत टोर्ट की परिभाषा को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि सेक्शन 2M के अंदर टोर्ट के बारे में डिफाइन किया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है या आपको लग रहा है उसका कोई डिफरेंट आंसर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन को गलत याद मत कीजिएगा, उसको जो है करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जो मुझसे कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। व्हेन वाज द मोटर व्हीकल एक्ट कम इनटू फोर्स? जब हम बात करते हैं AIB की तो उसके अंदर हमारा मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे। तो ये कब फोर्स में आया था? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1989, सेकेंड ऑप्शन है 1 मार्च 1988, थर्ड ऑप्शन है 1 जुलाई 1989 और फोर्थ ऑप्शन है 23 अप्रैल 1988। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? मोटर व्हीकल अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि वो लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को, 1989 में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1989 डील विद द ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस से कौन सी सेक्शन डील करती है? सेक्शन 9, सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 20। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? मोटर वाहन अधिनियम 1989 कौन सी धारा कि कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है या उसके बारे में बात करती है? तो सेक्शन 9 जो है इस बारे में बात करती है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1989 इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई ऑफ द DL? कौन सी सेक्शन है जो यह बात करती है कि DL को जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और यह पावर दी गई है कोर्ट को? सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 20। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1989 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य ठहराने की अदालत की शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, सेक्शन नंबर 20 मोटर व्हीकल एक्ट की इससे रिलेट करती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट, क्या है? क्या वो कमर्शियली डील करता है? क्या वो रिलीजन, चाइल्ड ऑफ रिलीजन है, या चाइल्ड ऑफ डे टू डे पॉलिसीज है, या फिर चाइल्ड ऑफ इकोनॉमिक है?
तो इसका सही जवाब क्या है, उससे पहले हिंदी में इसको समझ लेते हैं। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, स्टूडेंट को पता नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। अनुबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अनुबंध का कानून कुछ नहीं है, पर फिर भी वो क्या है, एक कमर्शियल डीलिंग करता है, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सही कंसीडर किया जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्ट है, ये कब फोर्स में आया था, ये आपको पता लगाना है। 1 सितंबर 1882 में, 1 सितंबर 1887 में, थर्ड ऑप्शन है 1 सितंबर 1872 में, फोर्थ ऑप्शन है 1 सितंबर 1889 के अंदर। संविधा अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था, कब फोर्स में आया था, ये हमारा यहाँ पर प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है, क्योंकि हमारा ये 1872 का एक्ट है, तो ये आया था हमारा 1 सितंबर 1872 को फोर्स में, इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, ये हमने लैंड एक्विजिशन से क्वेश्चन लिया है, इसको आपको याद रखना है कि लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का फोर्स में आया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा फोर्स में आया था 1 जनवरी 2014 को, हिंदी में पढ़ देते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1 जनवरी 2014 में इसको लागू किया गया था। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। 2013 का एक्ट है, लेकिन लागू हुआ था 14 के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एक्ट है लैंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 रिपील्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट को रिपील करने के बाद ये एक्ट हमारा आया था। तो ये 1894, 1895, 1896, 1897 के एक्ट को रिपील करके आया था। तो ये आया था हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है 1894 के एक्ट को रिपील करके। उससे पहले ये एक्ट जो है फोर्स में था। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं कि ये जो एक्ट था, ये जो अधिनियम था 2013 का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसे प्रतिस्थापित किया गया था इस अधिनियम के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को रिपील करके प्रतिस्थापित करके ये आया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारा आईपीआर से है। आईपीआर पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। पहला है इनकॉर्पोरल राइट, दूसरा है मोनोपोली राइट, तीसरा है पॉजिटिव राइट, फोर्थ ऑप्शन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल राइट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा कानून की विशेषताओं में से एक नहीं है। निराकार अधिकार, एकाधिकार, अधिकार और सकारात्मक अधिकार और विशिष्ट आर्थिक अधिकार। तो पॉजिटिव जो राइट है उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि वेयर वाज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आईपीआर इज डेवलप। कहाँ पर हुआ था, इंडिया में, यूएसए में, इंग्लैंड के अंदर, या इन सभी ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो बात करता है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि आईपीआर की आधुनिक अवधारणा कहाँ विकसित हुई थी। तो ये हुई थी हमारी इंग्लैंड के अंदर। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब ये थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, वीडियो को मैं फिनिश करने वाला हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का
और उसके बाद आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपने 19 सब्जेक्ट को कवर किया, कितना अच्छी अगर ये वीडियो लगी, कितनी अच्छी आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले पाए। इसको समझ लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को भी। इन्वेस्टिगेशन अंडर CRPC 1973 इज कंडक्टेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली द पुलिस, सेकंड ऑप्शन है बोथ पुलिस एंड द कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है केवल कोर्ट के पास है, एंड फोर्थ ऑप्शन है कोर्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की डायरेक्शन पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है, सिंपली ये क्वेश्चन है। हिंदी में इसको समझ लेते हैं कि CRPC के तहत जांच 1973 के द्वारा संचालित की जाती है केवल पुलिस के द्वारा। तो इसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।